हेलो गाइस एंड आज आपका स्वागत है दोबारा से। मैं जानता हूँ बहुत ज़्यादा लेट हो रहा हूँ, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा यार, वरना पक्का करता। तो अब आते अपनी प्लानिंग हो गई, अब आते अपनी ऑर्गेनाइजिंग के ऊपर। भाई ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? अब आता है ऑर्गेनाइजिंग। व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग? देखो, प्लानिंग का मतलब हमने प्लान किया था पूरी चीज़ों को। मेरे को ये गोल चाहिए, मेरे को साल के एंड तक 100 प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर देना है, 100 एक्स्ट्रा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर देंगे। ऑर्गेनाइज मतलब कि आप अब प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर रहे हो, आइडेंटिफाई कर रहे हो सारी की सारी एक्टिविटीज को। मान लो कि आपका स्पोर्ट्स डे है, वहां पर आपको स्पोर्ट्स डे के लिए आप ऑर्गेनाइज सी तो करोगे ना कुछ कि भाई पेन कॉपी लेके आनी है, रजिस्टर करो लोगों के नाम, क्या क्या समोसे कितने लेके आने भैया जी, वहां पर जो चेयर वेयर बैठेगी, चाय वाय एंड और भी चीजें भैया जी, उसमें चेयर कितनी लेके आनी है, डिजाइन कैसे करे दीवारों पे, ये सब ऑर्गेनाइजिंग ही तो है। तो वही तो कर रहे हो आप। और यहाँ पे बहुत सारी डेफिनेशन आपको दिख रही होगी, लेकिन मैं जो प्रेफर करूंगा, मेरे हिसाब से जो डेफिनेशन प्रेफरेबल है वो है ये वाली। बट कोई बात नहीं, इसको हम सबसे एंड में देखने वाले हैं, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। इन डेफिनेशन को सबसे एंड में देखेंगे। तो अब सबसे पहले अपने आते हैं अपने मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तुम्हारा मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? चलिए बताइए यार। तो सबसे पहले मैं अगर आपको बोलना चाहूँ, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन मेरा डिफाइन करता है आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग डिफरेंट एक्टिविटीज। मतलब कि मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, ग्रुप कर रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज को। अब ये थोड़ी सी मेरे हिसाब से ये वाली डेफिनेशन मत करो, लेकिन मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंड लेकर आ रहा हूँ टुगेदर द फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज को। बिल्कुल यार। एंड एक इस्टेब्लिश कर पा रहा हूँ मैं मोस्ट प्रोडक्टिव रिलेशंस फॉर अचीविंग स्पेसिफिक गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अपने स्पेसिफिक गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं मोस्ट प्रोडक्टिव इनोवेशन, बहुत कुछ रिलेटिवली उसके लिए काम कर रहा हूँ, ताकि मैं एट द एंड अपना स्पेसिफिक गोल कंडक्ट कर पाऊँ। दोबारा से बोलता हूँ भाई, देखो क्या होता है, ये हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं डिफरेंट एक्टिविटीज को, हमारे ऑर्गेनाइजेशन लेकर आ रहे हैं बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इस्टेब्लिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव रिलेशन, ताकि हम अपने एंड गोल तक पहुंच सके। अब ये वाली तो देखो, ये कुछ डेफिनेशन है, ये वाली मेरे हिसाब से तो ये वाली करनी नहीं है, बट फिर भी इनको आपको देख लेना है, प्लीज देखना। सॉरी फॉर दिस। अब यहाँ पर ना देखो यार, यहाँ पर आपको प्लीज एक बार देख लेना है, क्योंकि देखोगे नहीं दिक्कत आ जाएगी, बात माना करो। मैं चाहूँ तो इसे बोल भी दूं, लेकिन फिर भी एक बार मैं रीड कर लेता हूँ आपके दिमाग में, ताकि बैठ जाए भाई। डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग तीन टाइप्स की। हमारे प्यारे प्यारे हेनरी फेयोल ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस इज टू प्रोवाइड इट विद एवरीथिंग यूजफुल टू द फंक्शनिंग। बिजनेस को ऑर्गेनाइज करना, आप उसके फंक्शनिंग के लिए सारे के सारे सब कुछ लेके आ रहे हो, रॉ मटेरियल, मशीनरी, टूल्स। ये छोटी सी डेफिनेशन है, आप चाहो तो उसको लिख सकते हो, बट यस, इन माय ओपिनियन बुक ने लिखा है। बट क्या आपको लगता है कि ये छोटी सी से आपको एक नंबर मिल जाएगा पूरा? अगर आती है तो मिल जाएगा। मिल जाएगा तो ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से ना मिलना चाहिए वैसे, लेकिन ज्यादा प्रेफरेबल। अब भाई इतनी लंबी लिखोगी, इसमें मिलेगा कि इतनी छोटी में मिलेगा? थोड़ा थोड़ा सा अपने आप ही समझ जाए। कोई बात है। इन इट्स ब्रॉडकास्ट सेंस ऑर्गेनाइजिंग रेफर करता है रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फैक्टर। मतलब कि हमारा ब्रॉडकास्ट सेंस के हिसाब से हमारा ऑर्गेनाइजिंग रेफर करता है रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑफ द फैक्टर्स जो प्रेजेंट हैं एंड एंडेवर कर रहे हैं अपनी एंटरप्राइज में। मतलब कि ऑर्गेनाइज रेफर करता है सारे रिलेशनशिप बिटवीन बहुत सारे वेरियस फैक्टर्स जो कि आजकल प्रेजेंट है, एंड जिससे एंडेवर कर सकते हैं हम एंटरप्राइज को। अब और एक और डेफिनेशन में इसको ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बोल रहा, बिकॉज यस, मेरे हिसाब से तो आने इसके कोई चांसेस है नहीं, बट यस एमसीक्यू के लिए आ सकता है, तो जरूर इसको रीड कर लेना। ऑर्गेनाइजिंग इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इफेक्टिव अथॉरिटी। एक इफेक्टिव अथॉरिटी के लिए आ, बिल्कुल है, रिलेशनशिप बना के रखता है अमॉन्ग सेलेक्टेड वर्कर्स एंड पर्सन एंड वर्क प्लेसेस हमारी ऑर्गेनाइजेशन में फॉर ग्रुप ऑफ टुगेदर एफिशिएंसी। बिल्कुल यार। अब मैं आपको और अच्छे से बताना चाहूँ इन जनरल वर्ड्स, हमारा ऑर्गेनाइजिंग, अब मैं प्रॉपरली आ रहा हूँ, मैंने सिर्फ उसे रीड किया है, तो ये मत बोलना कि भाई रीड करके छोड़ दिया। बात को माना करो। अब मैं आपको बिल्कुल यहाँ पर आता हूँ, क्या करना है हमें अब।
अब हाइलाइटर में एक काम करता हूँ, मैं पिंक लेता हूँ, मतलब कोई सा भी अदर रंग, ताकि आपको दिख जाए क्या डेफिनेशन करनी है। अब देखो, और बहुत ज़्यादा आसान भी है। इन जनरल वर्ड्स, ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू अरेंजिंग एवरीथिंग, सारी चीज़ों को अरेंज करना ऑर्डरली फॉर्म के अंदर, एंड मेकिंग मोस्ट एफिशिएंट, मतलब कि सारी चीज़ों को जब आप यूज़ करते हो ऑर्डरली प्रॉपरली फॉर्म के अंदर, एंड मेकिंग द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज जो आपके पास है। सो व्हेन द मैनेजर्स आर परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, जब वो इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज कर रहे होंगे, तो वो क्या रिजल्ट करेगा? वो रिजल्ट करेगा क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जो शेप करेगा सिस्टम ऑफ वर्किंग का पूरा डिटेल में बताता हूँ। भाई हल्का बोल कर रहा है, क्योंकि माउस से यही होता है दिक्कत। अब जनरल वर्ड्स में बोलना चाहूँ, ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू अरेंजिंग एवरीथिंग, हर चीज को आप अरेंज कर रहे हो ऑर्डरली फॉर्म के अंदर, एंड बना रहे हो मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, सारी चीजों को मान। वही तो आपका स्पोर्ट्स डे है, स्पोर्ट्स डे आपका आ गया, स्पोर्ट्स डे आ गया। अब आप एक बंदे हो, आप यहाँ पर एक इंसान हो, बहुत ही अच्छे हो आप। अब आपने कहा कि भाई मेरे को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि मैं मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ मेरे को रिसोर्सेज का करना पड़ेगा, अगर मेरे को अपने स्पोर्ट्स डे को और अच्छा बनाना है तो एक काइंड ऑफ स्टूडेंट को मैनेजर मान लो, इस स्टूडेंट को मैनेजर मान लेते हैं, और ये जो स्टूडेंट है एज अ मैनेजर परफॉर्म करेगा सारी ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन को, जिससे कि वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक बना पाए एंड शेप कर सके सिस्टम ऑफ वर्किंग। सो अब आता है हमारा इसका प्रॉपर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल एक वही जो मैंने बताया, ये वही एग्जाम्पल है, बस हमने वही देखा, याद हो जाएगा ना भाई। देखो यार, दोबारा बोलता हूँ, पूरे दिमाग में डाल दूंगा। अब आता है, आप अरेंज कर रहे हो सब कुछ ऑर्डरली फॉर्म को, and बना रहे हो मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज को। अब जो हमारे मैनेजर है वो परफॉर्म का, मेरा जो मैनेजर है परफॉर्म कर रहा है एवरीथिंग ऑफ जितने भी उनके पास रिसोर्सेज हैं, उसे वो ऑर्डरली फॉर्म में तो यूज कर रहे हैं। उसके बाद जो मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन को यूज करते हैं एंड क्रिएशन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को प्रॉपरली। अब इसका एक प्रॉपर एग्जांपल, मान लो सारे टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ने असाइन किया डिफरेंट ड्यूटीज, वेरियस रिसोर्सेज को अरेंज किया गया, एंड कोऑर्डिनेटर्स को अपॉइंट किया गया, बहुत सारे कोऑर्डिनेटर्स को अपॉइंट किया गया। हम ईच वन रिपोर्ट करता है, एंड रिपोर्ट वर्क डन, जितने भी वर्क डन, एंड वोल्ड अरेंजमेंट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो भाई, ये फंक्शन कहीं ना कहीं फंक्शन अभी जो अब आगे हम पढ़ने वाली है वही है, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि टीचर्स अपॉइंट करते हैं, असाइन करते हैं बहुत सारी डिफरेंट ड्यूटीज, एंड अलग अलग उनको ड्यूटीज देते हैं कि आपको ये करना है, ये चीज करनी है, और अच्छे से हर चीज ऑर्गेनाइज हो रही है कि नहीं हो रही है, कि आपको ये करना है। और उनको ये भी बता देते हैं कि भाई कौन किसे रिपोर्ट कर रहा है, मतलब कि मैं हूँ, मैं एज अ पर्सन हूँ, तो मैं किसे रिपोर्ट करूंगा? मैं एक रोहन को रिपोर्ट करूंगा। मान लो मेरी टीचर ने मुझे बताया कि यू हैव टू रिपोर्ट रोहन related to your artwork, तो एक kind of a organizing work done, so this whole arrangement is called organizing। अब यार हमारा क्या आता है, अब सिंपल सी बात आती है, अब इसको मैं बहुत जल्दी से हटा दूं। तो अब मैं जल्दी से यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर लेजर पॉइंट, तो चलो ठीक है यार, देख लेते हैं। अब आता है हमारा सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जब मैं यहाँ पर देखता हूँ ना यार, अपने इस ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के अंदर, तो मेरे को एक चीज क्या दिखती है, मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है इसमें प्रोसेस ऑर्गेनाइजिंग, जैसे कि टीचर ने भी तो किया। अभी मैं टीचर का एग्जांपल छोड़ दूं एक, क्योंकि वो क्या पता उसमें आप कंफ्यूजन हो जाए आपको। अब आ जाए सबसे पहले अपने आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क में, लाइक आपका पहला प्रोसेस क्या है ऑर्गेनाइजिंग का, आपके पास। अब ये आप पता है बहुत लोगों के दिमाग में ये है कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन स्टाफिंग के पहले है, तो आपके पास कोई कंज्यूमर, मतलब आपके पास कोई भी मैन पावर है ही नहीं, आपके पास लोग ही नहीं है, आपके पास कोई एम्प्लॉयर ही नहीं है, मतलब ना आपके पास मैनेजर्स है, कोई भी नहीं है। लोग ये सोचते हैं, लेकिन नहीं यार, सब है।
स्टाफिंग का मतलब है कि आपको थोड़े से और लोग चाहिए, ये मतलब होता है। बहुत लोगों ने ये गलत पढ़ा है। बाद आता है हमारा आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क क्या है? सबसे पहला ये है हमारा, ये बताता है कि जो फर्स्ट स्टेप है हमारी ऑर्गेनाइजिंग में, वो है हमारा आइडेंटिफिकेशन एंड डिवाइडिंग द वर्क पर प्लान। मान लो कि भाई बैंक है, एक बैंकर है, मैं एक बैंकर हूँ, मैं मेरे को दिया गया है एक वर्क लार्जर लार्जर यूनिट्स में, कि आपको बहुत सारे काम करने हैं। आपको कॉल्स भी उठानी है, आपको साथ में मेंस के साथ, मतलब कि आपको साथ में मैनेजर्स के साथ मीटिंग भी करनी पड़ेगी। आपको साथ में मीटिंग तो कर लोगे भाई, आपको साथ में प्रॉपरली हर चीज करनी पड़ेगी। आपको क्लर्क का रोल भी करना पड़ेगा। आपको कहा कि भाई बर्तन भी मांजेगा तू, वॉशिंग भी करेगा तू, वॉश भी करेगा। तो मतलब आपको इतने सारे रोल दे दे कि आप एफिशिएंट हो पाओगे? कि आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। यही है मतलब डिवीजन ऑफ वर्क। मेक श्योर कि कोई भी डुप्लीकेशन ऑफ वर्क ना हो। क्या पता ये बंदा झाड़ू लगा रहा है, मैं और कोई और भी लगा रहा है, तो कोई मतलब ही नहीं हो, तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं हो एंड बर्डन नहीं हो। अब मेरे ऊपर बर्डन हो गया ना यहाँ पर, मैं एक बैंकर था, मेरी स्पेशलिटी बैंकर में थी, तो मेरे ऊपर बहुत सारा बर्डन आ गया। वर्क कैन बी शेयर्ड अमॉन्ग द एम्प्लॉयज के बीच में। अब भाई वर्क शेयर किया जाता है। मैं ज़्यादा कैश लोगों को देने में, डिपॉजिट 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 कराने में अच्छा हूँ, तो जो वॉशिंग का काम है वो कोई और एम्प्लॉय कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। सो मैनेजर डिवाइड करता है वर्क को स्मॉलर यूनिट्स में, ईच यूनिट ऑफ वर्क को ही हम जॉब कहते हैं। अब आता है हमारा एग्जाम्पल। इन अ बैंक एवरी इंडिविजुअल को असाइन करी जाती है जॉब। पता है भाई हमें, हर इंडिविजुअल को जॉब असाइन करी जाती है, और वन कैशियर एक्सेप्ट कैश। जैसे कि मैंने बताया कि मैं हूँ एक जो एक्सेप्ट कैश करता है, और एक बंदा कैशियर मेक पेमेंट, वो पेमेंट कर लेता है। वन पर्सन इशू चेक बुक एंड वन पर्सन रिसीव चेक। तो बहुत सारे लोग हो गए ना। अगर एक ही बंदा इतने सारे काम करेगा तो क्या आपको लगता है कि दिक्कत नहीं होगी? भाई बिल्कुल दिक्कत होगी, हालत खराब हो जाएगी लोगों की। स्मूथली सिस्टमेटिकली वर्क तो हो ही नहीं सकता। अब आता है आपका डिपार्टमेंटलाइजेशन। इसके बाद एज अ कंपनी क्या करेगी? डिपार्टमेंटल करेगी, मीन्स डिवाइड करेगी वर्क को स्मॉलर स्मॉलर जॉब्स में, रिलेटेड एंड सिमिलर जॉब्स में। और सिमिलर जॉब्स को जितना भी है उन्हें ग्रुप किया जाएगा टुगेदर एंड पुट अंडर वन डिपार्टमेंट। सो अब मैं बोलता हूँ कि स्मॉलर स्मॉलर वर्क को, जितने भी होते हैं जॉब्स में, उनको लोगों को डिपार्टमेंट्स में डाला जाता है। सो अब डिपार्टमेंटाइजेशन ऑफ ग्रुप वो जॉब्स है उसे किया जाता है बाई ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट डिफरेंट वेज में। बट जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू ऑफ द वेज है वो हमारा है कि जिन वेज में उनको डाला जाता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। पहला है फंक्शन एंड डिवीजन। फंक्शन, मान लो कि आपका एक प्रोडक्ट है। ये डिविजनल नाम इसलिए है इसका बिकॉज ये बहुत सारे में आता है। डिविजनल सब में आता है, मान रख सकते हो आप, ये सब के अंदर आ जाएगा। मीन्स एक कंपनी, क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉरी फॉर दिस, शायद से गलती हो गई है छोटी सी। ये सबके अंदर मतलब कि सारे प्रोडक्ट, मतलब कि मान लो कि एक कंपनी है रिलायंस। सो रिलायंस 4 से 5, मान लो 100 प्रोडक्ट बना रहे, तो 100 के 100 का एक एक डिपार्टमेंट बना दिया जाएगा। एंड ऐसे यहाँ पर फंक्शनल डिपार्टमेंट है, ये जो है ये एक प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट है इसमें। यहाँ लिखता हूँ, देखो, एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे कि ये जो है, ये यहाँ पर कॉस्मेटिक्स का काम करेगा, ये मेडिसिन के लिए काम करेगा, ये प्रोडक्शन में काम आएंगे, और ये एज अ सेल्स मैनेजर होगा, मतलब सेल्स का डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर हमें क्या दिखता है कि एक प्रोडक्ट के लिए बहुत सारी जॉब को असाइन किया गया और उन्हीं जॉब्स को एज अ सिंगल डिपार्टमेंट में डाल दिया गया है। दैट्स वाई कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। एक गलती होगी गाइस, यहाँ पर मैंने शायद से हड़बड़ी में गलती कर दी। आज गलती हो रही है। अब इसको मैंने शायद से, ये जो पॉइंट था मैंने बताया था वो सेकंड का था। मैं बताता हूँ कि मैंने जो एग्जांपल लेना था वो था मेरा प्यारा प्यारा, कि मान लो कि एक प्रोडक्ट है, उसको हम 4 हिस्सों में असाइन कर रहे हैं। लाइक एक बना दिया मैंने प्रोडक्ट डिपार्टमेंट, एक सेल डिपार्टमेंट, एक
और भी डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर एक मान लो कोई वर्कर का डिपार्टमेंट, लेबर्स जो वहाँ पे वर्क काम करते हैं, एंड एक जो डिपार्टमेंट मैंने मान लिया कि अपर डिपार्टमेंट जो ऊपर का डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमने एक प्रोडक्ट से रिलेटेड सारे डिपार्टमेंट बना दिए ताकि हमें दिक्कत ही नहीं हो। सो अब यही हमें बोलता है कि अंडर दिस मेथड जॉब्स रिलेट टू कॉमन फंक्शंस आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट। वही तो हमने कहा, जॉब्स जो रिलेट करते कॉमन फंक्शन, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड जॉब्स है सारी की सारी प्रोडक्शन में आएगी। जो मेरी सेल्स से रिलेटेड है जॉब्स, वो सारी की सारी सेल्स में आएगी, चाहे वो सेल्स मैनेजर हो चाहे वो छोटा सेल्स पर्सन हो, सारे उसी डिपार्टमेंट में आएंगे। लेबरिंग का भी वही एंड डिसीजन मेकिंग का भी वही, सारे के सारे वही आएंगे। अब यही एग्जांपल की जो मैंने इसी एग्जांपल को आपको दिया था कि और समझ जाए, सारी जॉब्स को रिलेट किया जाता है प्रोडक्शन सार grouped under one production department, job related to sales में and under sales department। तो मान लो कि भाई ये रिलेटेड टू प्रोडक्शन, एक जॉब्स को असाइन किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, बट एक प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट होंगे तो भैया जी वो तो एक से ज्यादा हो गए ना, तो डिविजन डिपार्टमेंट तो आएगा। सो वन एन ऑर्गेनाइजेशन, अब डिविजन मैंने आपको बता दिया कि जहाँ पर एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। सो ये यूज होता है is producing more than one type of products when they prefer divisional department। बिल्कुल करेंगे। इस डिपार्टमेंट में ये नहीं कि उनके अंदर भी अलग अलग बनाएंगे, नहीं। मान लो कि वहां पर मेरा कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट बनाया हमने, तो उसका एक डिपार्टमेंट बन जाएगा। मैंने एक पूरा का पूरा क्या बोल सकते हैं, स्टील का एक मेरी कंपनी है, स्टील लिमिटेड बाल देते, तो इसका पूरा एक डिपार्टमेंट बन जाएगा। तो आप बोलोगे भाई देखो इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्यों नहीं बना है? क्योंकि स्टील कंपनी नहीं है, मतलब स्टील एक बनाते हैं वो प्रोडक्ट। मान लो कि यो एक नाम देता हूँ, मान लेते हैं कि कोमो स्टील बनाते हैं, तो कोमो स्टील से क्या हुआ कि यहाँ पर भी वो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ही बनाएंगे, वो इसी एक को पूरा एक डिपार्टमेंट बना देंगे, एंड इसी एक को पूरा एक डिपार्टमेंट बना देंगे। तो यही हम बोलते हैं। तो अब क्या बोलते हैं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन जब प्रोड्यूस करता है, मान लो कि कॉस्मेटिक प्रोड्यूस कर लिया, बहुत सारे टेक्सटाइल भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, मेडिसिन भी जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, बहुत कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट, जॉब्स रिलेटेड टेक्सटाइल अंडर वन डिपार्टमेंट, एंड सो ऑन। हमारा ऐसे ही चलता रहेगा। अब आता है असाइन। अब आपका काम क्या है? आपका काम है आप ड्यूटीज को असाइन करना। अब आपने ये सबको बता दिया कि भाई सारे रोल्स आपने बता दिए कि ये ऐसे ऐसे करना है, इन सबको मैं हटाऊं कि ये करना पड़ेगा आपको, है ना, ये सब तो आपने बता दिया। तो अब आपको क्या करना है? आपके दिमाग में तो आएगा, बिल्कुल सबके दिमाग में आता है। तो अब एक काम करते हैं, आते भी है कि हाउ वी कैन डू दिस। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज मीन्स जब आप डिवाइड करते हो ऑर्गेनाइजेशन को इनटू स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट, तो ईच इंडिविजुअल वर्क जब करता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, उसे असाइन करी जाती है ड्यूटी मैचिंग टू हिज स्किल्स। उसके स्किल्स से अब आपको ड्यूटीज दी जाएगी। आप प्रोडक्शन में ज्यादा अच्छे हो तो आपको प्रोडक्शन से रिलेटेड दिया जाएगा स्किल, मतलब आपकी जॉब। आप एक चीज में अच्छे हो, मान लो कि आप अच्छे हो, बहुत ज्यादा अच्छे हो डिसीजन मेकिंग में, तो आपको डिसीजन मेकिंग डिपार्टमेंट में डाल दिया जाएगा, यानी उसी जॉब्स में डाल दिया जाएगा। सो वही बोलते हैं कि भाई सब कुछ तो हो गया, दोनों हो गए, अब असाइन ड्यूटीज करो। भाई ढंग के बंदों को तो डालो उसके अंदर, जो आपने डिपार्टमेंट्स बनाए हैं। अगर आप ढंग के लोगों को ही नहीं डालोगे तो भाई काम कैसे चलेगा? खुद बता दो। मैं उसमें जो 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 झाड़ू पोछा करने वाला है उसे डिसीजन मेकिंग में डाल दूंगा, कैसे काम चलेगा? तो अब यही हम करने वाले हैं कि हम ऑर्गेनाइजेशन स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट एंड ईच इंडिविजुअल वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को असाइन किया जाएगा ड्यूटी मैचिंग टू हिज स्किल्स से एंड क्वालिफिकेशन से। सो वर्क इज असाइंड अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स। एम्प्लॉयज जो है वो उन्हें असाइन करी जाती है ड्यूटीज। कैसे? उन्हें डॉक्यूमेंट बाय गिविंग देम अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड जॉब डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन। दिस डॉक्यूमेंट क्लियरली डिफाइन द कंटेंट एंड रिस्पांसिबिलिटी क्या है हमारे उनकी। तो वही, अब भाई कितना सब कुछ हमने देख लिया कि कैसे कैसे हमारा इन दो के बाद पहले आइडेंटिफाई करा कि भाई यहाँ पर हमें कैसे कैसे असाइन करना चाहिए, फिर देखा कि भाई डिपार्टमेंट में बना, डिपार्टमेंट तो बना दिया भाई, डिपार्टमेंट के बाद असाइन नहीं करोगे ड्यूटीज को? पागल हो? असाइन नहीं करोगे मीन्स भाई किसी भी डिपार्टमेंट में किसी को भी डाल दोगे? नहीं ना। अब सबको अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चल गई। अब यहाँ पे क्या है लिखा है, सबको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चल गई बिकॉज उनको जॉब मिल गई है।
अब बात है इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशन। अब जब आपने ग्रुप करा एक्टिविटीज़ को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, सो एम्प्लॉयज़ जो है वो परफॉर्म करेंगे जॉब को, एंड परफॉर्म करेंगे जॉब को। हर इंडिविजुअल्स को नीड चाहिए सम काइंड ऑफ एन अथॉरिटी, बिल्कुल चाहिए कुछ काइंड ऑफ एन अथॉरिटी। सो फोर्थ स्टेप जो आता है हमारा, वो हमें यही बताता है कि आपको ज़रूरत नहीं है आ, कि आपका जो फोर्थ स्टेप है, एक मिनट, अब यहाँ पर देखो, फोर्थ स्टेप ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस हमें ये बताते हैं कि सारे इंडिविजुअल्स को असाइन करा जाता है सम अथॉरिटी, बट मैचिंग टू हिज जॉब। आप क्लर्क को आपने पूरी अथॉरिटी दे दी कि तो कंपनी में कुछ भी कर सकता है, तो कंपनी में स्मोकिंग कर, तो कुछ भी कर भाई, एक अथॉरिटी लिमिट में भी अथॉरिटी होती है यार एक। तो दैट्स वाई, सो असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी रिजल्ट्स इन क्रिएशन ऑफ सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। यही असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एक सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप बना के रखता है आगे जाके कंपनी में। एंड क्वेश्चन ऑफ हु रिपोर्ट्स टू whom, उसे भी क्लैरिफाई कर दिया जाता है। सो जो इंडिविजुअल जिनकी हायर अथॉरिटी होती है वो सुपीरियर होते हैं, वो तो आपको पता होगा ही। एंड अथॉरिटी मतलब कि भाई पावर, आपको क्या पता, मेरे को पता, आपको पता नहीं हो, मेरे को लगा आपको पता होगा, फिर भी अथॉरिटी मतलब पावर। आपकी पावर कम है तो आपको बिकम्स अ सबॉर्डिनेट। सबॉर्डिनेट एंड लेस अथॉरिटी होगा वो सबॉर्डिनेट बनेगा, वो सुपीरियर वाला सुपीरियर बनेगा, मतलब जिसकी ज़्यादा पावर होगी। अब विद एस्टैब्लिश सबके पास अथॉरिटी है, सबको मतलब कि सबके पास अपने अपनी जॉब से रिलेटेड अथॉरिटी है, तो क्या बनेगा, चेन ऑफ कमांड जो हमने बताया था, हायरार्की बन जाएगी कि भाई ए बी सी डी, डी डी रिपोर्ट करेगा सी को, सी रिपोर्ट करेगा बी को एज पर देयर अथॉरिटी, बी रिपोर्ट करेगा डी को। एंड प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन फॉलो का होगा हायरार्की वाला। एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी आल्सो हेल्प इन क्रिएशन ऑफ मैनेजमेंट लेवल। सो मैनेजर विद मैक्सिमम अथॉरिटी को कंसीडर किया जाता है टॉप लेवल मैनेजर, तो पता ही है। तो अब ये हमारा सब कुछ देखो हो चुका है, आगे से एक लाइन है, वो मैंने डाल नहीं पेज, अब वो भी आसान ही है, कोई एक बार देख लेना हो जाएगा, क्योंकि इतना ही है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब गाइस मैं आपको बताऊं, देखो यार सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा कम है, जितनी मेहनत कर रहा हूँ उसके हिसाब से सब्सक्राइबर्स तो क्या कुछ नहीं मिल रहा है। तो बस अगर आपको ही, अब आप सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि सपोर्ट दिखाओगे, शेयर करोगे, तो यस मैं आगे जाके और अच्छी वीडियोस बना सकता हूँ, नहीं तो दिक्कत मेरे लिए बढ़ सकती है। लेकिन मैं फिर भी बनाना छोड़ूंगा नहीं, टेंशन मत लीजिए। थैंक यू सो मच एट दी एंड।